नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के लगभग एक महीने से चल रहे राजनीतिक घमासान पर, चुनावी घमासान पर। आज एक तरह से समापन का दिन था क्योंकि मतदान हो गए थे। और मतदान में सबसे खास बात यह है कि मतदान बढ़ा है तो किसके लिए, किसके फायदे में, और घटा है तो किसे नुकसान है। आज हम बात करेंगे बढ़ा मतदान किससे फायदा और किसे नुकसान। दरअसल ये बड़ा एक तरह का गिमिक है, एक जादूगरी है कि कई बार बढ़ा हुआ मतदान सत्ता पक्ष को नुकसान करता है और कई बार बढ़ा हुआ मतदान प्रतिपक्ष को भी नुकसान कर देता है। आज इस गणित पर हम बात करेंगे। इसमें हमने जो चीज़ जोड़ी वो ये कि किसान और महिलाओं के वोट किस तरफ गए हैं, क्योंकि आज की हम बात करें तो महिलाओं की कतारें लंबी लंबी लगी थी मतदान केंद्रों पर। हालांकि मत प्रतिशत की बात करें तो पिछली बार से थोड़ा सा कम है। इस बार अभी तक की जो खबरें मिली वो आंकड़ा है कि मध्य प्रदेश में 73% मतदान हुआ है और ये शायद 74 और 75 के बीच इसका अंतिम आंकड़ा आएगा, फाइनल फिगर। लेकिन अभी के तो 73 है और ये पिछले साल से थोड़ा सा कम है। पिछले साल 74 के आसपास था, 75.49% रहा था और उसमें कांग्रेस के वोट परसेंट तो कम थे लेकिन सीटें ज़्यादा थी। अब ये गणित है कि भाजपा के वोट प्रतिशत तो बढ़े थे लेकिन सीटें घट गई थी। कांग्रेस के वोट प्रतिशत तो घटा था लेकिन सीटें कांग्रेस की बढ़ी थी। आज हम इस जादूगरी पर बात करेंगे क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों ने महिलाओं पर फोकस किया था और किसानों पर। महिलाओं की कतारें ये बता रही हैं कि या तो ये कांग्रेस की तरफ जा रही है या भाजपा की तरफ। हमने दोनों पार्टी का नाम इसलिए है क्योंकि ये तो मत पेटियां या मशीन तय करेगी कि ये जो कतारें थी बहनों की, माताओं की, किसके पक्ष में गई हैं। भाजपा दावा कर रही है कि हमारे पक्ष में और कांग्रेस का दावा है कि हमारे पक्ष में। इसमें किसान भी एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि किसानों को पिछली बार कांग्रेस ने कहा था कि 2 लाख तक का कर्जा माफ, राहुल गांधी ने कहा था नहीं तो सीएम साफ। 10 दिन में उन्होंने बात की थी और भाजपा समर्थित किसानों ने भी 2018 में कांग्रेस को वोट किया था। इस बार बीजेपी ने किसानों के लिए धान की खरीदी मूल्य पर लगभग 1000 रुपये प्रति कुंटल ज़्यादा देने का वादा किया है और गेहूं की बात करें तो उस पर 500 रुपये प्रति कुंटल के आसपास का फिगर है और दोनों को जोड़े तो 1500 रुपये का फायदा 1 कुंटल पर मिलेगा किसानों को। आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक सरोकार से जुड़े हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी, टेलीफोन लाइन पर हैं रमेश सिंह जी, और स्काइप पर जुड़े मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और कई मामलों में बेझिझक दो टूक बात करने वाले गौरव चतुर्वेदी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी, हमने बात की थी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आपसे कि शक्ति, नारी शक्ति जिसके पक्ष में जाती हुई दिखाई देगी उस पार्टी का पलड़ा सत्ता की तरफ झुकता हुआ दिखाई देगा। आज नारी शक्तियों के वोट तो हमको मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारों के रूप में खूब दिखे हैं, लेकिन ये किस तरफ गए हैं अभी ये भांपना बड़ा मुश्किल है। अनुमान के घोड़े हम दौड़ा सकते हैं कि ये कांग्रेस के खाते में गए हैं या भाजपा के खाते में गए हैं, लेकिन असली तो 3 तारीख को ही ईवीएम जब ये नतीजे बताएगी तब पता चलेगा। लेकिन बीजेपी का दावा है कि उन्होंने चूंकि बचपन से लाडली लक्ष्मी, उसके बाद लाडली बहना और किसानों के लिए जो धान की खेती है, धान की फसल है, उस पर प्रति कुंटल लगभग 1000 रुपये और गेहूं पर लगभग 500 रुपये का जो उन्होंने एक तरह से शासकीय खरीदी का जो मूल्य तय किया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में जाएगा, ऐसा भाजपा नेता को कहना है। कांग्रेस का कहना यह कि हम पिछली बार वादा पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हमारी सरकार बीच में भाजपा ने गिरा दी थी और उसके चलते हमने किसानों को जो कर्ज माफ़ी की बात की थी, बहनों के सम्मान की हमने इस बार जो बात की है वो कहीं ना कहीं, और उसके बाद जो ओल्ड पेंशन है, जो बुजुर्ग हमारे कर्मचारी जो रिटायर्ड हो गए थे, वो जब वोट करेंगे तो पलड़ा कांग्रेस का भारी दिखाई देगा। तो ये अपने अपने दावे हैं। आपकी राय कि इस बार जो नारी शक्ति है, लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी है, उसका वोट आपको किधर जाता हुआ दिख रहा है, क्या अनुमान है आपका? राघवेंद्र जी, कमोवेश अगर दोनों राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों को देखा जाए जी, तो खास करके महिलाओं को लेकर के जो घोषणा पत्र में बातें कांग्रेस के में शामिल थी, उसी से मिलती जुलती घोषणाएं भाजपा के घोषणा पत्र में भी थी। बस एक फर्क था जो सबसे बड़ा, कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी उसे की सरकार उसे दे रही थी, कुछ चीजों को दे रही थी
और कुछ चीजें वहां पर एडिशनल तौर पर कांग्रेस ने चलाई, उसमें शामिल की थी। दूसरी चीज एक सबसे बड़ा इश्यू ये भी आता है कि चूंकि राजनीतिक प्रेक्षक मान रहे हैं कि जो क्योंकि हम दे रहे हैं इसलिए देने वाली पार्टी को फायदा ज्यादा होता है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी मानना रहा कि क्योंकि कुछ लोगों को दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन उससे जो नाराज तबका है, जैसे महिलाओं को दिया तो महिलाओं के जो पति थे कुछ पति वो नाराज हो गए। दूसरी चीज महिलाओं को दिया, कुछ महिलाओं को दे रहे थे, कुछ महिलाओं को नहीं दिया, तो एक वर्ग वो नाराज हो गया। तो इस तरीके का एक कॉमन सिनेरियो अपने को दिखाई दे रहा है जी। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि किस तरफ जाएगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो एक ये माना जा सकता है कि जो पहले से सरकार देती आ रही है उस सरकार के पक्ष में थोड़ा सा एक सॉफ्ट कार्नर वोटर के मन में रहता है। और किसानों की भी बात है कि किसानों को इस बार कर्ज माफी का भाजपा ने वादा नहीं किया है, उसने लेकिन उनकी इनकम बढ़ाने की अघोषित रूप से बात की थी। और किसानों को जो धान खरीदी का मामला है, एक क्रांति करके धान आती जो सरकार खरीदती है एमएसपी पर, उसमें उन्होंने लगभग 1000 रुपये कुंटल बढ़ाने का वादा किया है और गेहूं पर करीब 500 रुपये कुंटल। ये भी किसानों का एक बड़े वर्ग को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश बीजेपी ने की थी। और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसानों का जो मत है वो भाजपा के पक्ष में पिछले साल की तुलना में ज़्यादा चला गया, तो हमें लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होगा। गौरव जी। राघवन जी, अगर देखा जाए जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी तो कांग्रेस की सरकार ने जो किसान कर्ज माफी की घोषणा की थी, क्योंकि वो 1.5 साल के अंदर सरकार गिर गई, 18 महीने की सरकार रही, उसके बाद वो उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई। उस समय भी यही हुआ था कि जिन लोगों को मिल गया उसका लाभ, जितने लोगों को उस योजना का लाभ मिला था, वो लोग तो बड़े प्रसन्न रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आखिरी दम तक। लेकिन आखिरी में सरकार ने भी फिर यह देखते हुए कि क्योंकि किसानों की कर्ज माफी का एक मुद्दा बड़ा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उसे अपने विधानसभा में स्वीकार कर चुकी थी, इतने किसानों का कर्जा माफ हुआ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बार बार इसी बात का ताना देती रही कि कांग्रेस अपनी कर्ज माफी के वादे पर अमल नहीं कर पाई थी, लेकिन जब सरकार का जवाब सदन के अंदर आया तो उसके बाद एक स्थिति बनी अलग। तो जो उस समय भी किसानों के बीच में भी यही स्थिति थी कि जो किसान लाभान्वित हो गए थे वो प्रसन्न थे, लेकिन जो लाभान्वित नहीं हो पाए थे वो नाराज रहे। उनकी नाराजगी को बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ स्कीमों के तहत लाभ देने की कोशिश की, उनके ब्याज माफी की घोषणा की। उसके बाद देखा जाए तो किसानों के मामले में भी कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में अपनी चीजें शामिल की वही की वही फिर भाजपा ने उसे थोड़ा बहुत बढ़ाकर शामिल कर लिया। फिर यहाँ वही फर्क बात नजर आती है कि जो दे रहा है, तो इस जगह पर दोनों चीजें हो रही हैं कि कांग्रेस किसानों को 22 लाख किसानों को दे चुकी थी, तो वो 22 लाख किसान और उनके परिवार से जुड़े हुए लोग किस तरफ जाते हैं, जो बाकी किसान बच रहे थे 45 लाख के आसपास, वो किसान किस तरफ जाते हैं, ये दोनों चीजों की जो वो है एनालिसिस है वो भी अभी कर पाना संभव नहीं हो पा रहा। और एक सबसे बड़ा इस चुनाव में जो एक खासियत रही जो मैंने देखी है कि आखिरी दम तक वोटर ये बोलने तैयार नहीं था कि हम किसके साथ जाएंगे। वोटर बहुत साइलेंट रहा, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप देखें शहरी क्षेत्रों में मतदान ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान ज्यादा हुआ। अब उसका एनालिसिस आप किस तरीके से करते हैं आगे आने वाले समय में, जब तक पूरा वो नहीं आ जाता है डाटा, तब तक अभी कुछ भी कहना संभव नहीं। लेकिन मोटे तौर पर फिर यही बात आती कि जो दे चुका है उसको फायदा मिलता है। बिल्कुल कमल जी, जो सरकार या जो पार्टी लाभ देती है उसको फायदा मिलता है क्योंकि उसने अपने वोटर को लाभ दे दिया है। लेकिन जहाँ तक गौरव जी बात कर रहे हैं और हम भी इस चर्चा में इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो महिला वोटर की संख्या तेजी से निकल कर आई है, हमने पिछली चर्चा में कहा था कि मध्य प्रदेश में करीब 5 करोड़ से ऊपर कुल मतदाता है, उसमें 2 करोड़ के आसपास महिला हैं और 2 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर पुरुष मतदाता हैं। और 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं को सरकार ने लाडली बहना के रूप में 1250 रुपये हर महीने देने का काम किया था, वो उनके खातों में जा रहा था। तो जो गौरव जी कह रहे हैं, जिससे हम भी इत्तेफाक रखते हैं कि जो लाभ देता है उसके पक्ष में जाहिर है कि थोड़ा सा आदमी का सॉफ्ट कॉर्नर होता है। दूसरा ये कि जो किसानों के पक्ष में बीजेपी ने अनाउंसमेंट किया है कि चूंकि वो सरकार में है और वो दे सकती है अगर वो सरकार में आती है, और उसने कांग्रेस से ज़्यादा बड़ा एक फिगर दिया कि
जो धान का मसला है उसमें प्रति कुंटल लगभग 1,000 रुपये और गेहूं के मामले में करीब 500 रुपये प्रति कुंटल का ज़्यादा दाम देने की बात की है। तो ये दो चीज़ें हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इस बार लंबी लंबी कतारें दिख रही थी और किसान अगर भाजपा के पक्ष में गया तो इस बार के नतीजे थोड़े से भाजपा को सुखदायी हो सकते हैं, चौंकाने वाले हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ मामला बने बिगड़े भी ना और 18 को रिपीट कर दे या कांग्रेस को बहुत मिल सकता है। तो अभी हम लोग क्या है कि थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पर हैं, कोई भी बात कहने में रिस्क है क्योंकि पता नहीं वोटर के मन में क्या है। लेकिन जो दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है वो ये कि महिला वोटर निकली है। इस महिला वोटर से शिवराज सिंह चौहान ने भाई का रिश्ता जोड़ा है, मामा का रिश्ता जोड़ा है और किसान के पुत्र वो खुद ही हैं, किसानों को उन्होंने लाभ दिया है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को प्लस कर सकता है। अभी रिजल्ट तो 3 तारीख को आएंगे, आपकी राय क्या, आप इसको देखते हैं, क्या समझते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की बात है, तो पहले के सेफोलॉजिस्ट जो होते थे वो ये कहते थे कि वोटिंग परसेंटेज सत्ता के खिलाफ जाता है। लेकिन जब हम पिछले कुछ चुनाव के नतीजे देखते हैं तो ये आंकड़े, ये वाली जो पहले बात होती थी, जो एनालिसिस होता था, उसमें चेंज पाया। दूसरा, वोटिंग बढ़ने के पीछे मेरा ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन के जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जो वोटर लिस्टों में सुधार हुआ है और जो इलेक्शन कमीशन ने पर्चियां वितरण की है, सत्ता के पक्ष के विपक्ष के लोगों की पर्चियां उतनी वितरित नहीं हुई जितनी इलेक्शन कमीशन की हुई, तो वोटिंग परसेंटेज इस कारण भी बढ़ा। रही बात वोटर की, तो वोटर काफ़ी साइलेंट है। इलेक्शन कमीशन ने तो पर्चियां बांटकर जो कार्यकर्ताओं की इज्जत थी वो थोड़ी सी घटा दी पार्टियों में, क्योंकि पार्टियां आप कार्यकर्ताओं पर डिपेंड नहीं रहती, आश्रित नहीं होती है कि अगर हम पर्चियां नहीं बंटवाएंगे तो पहुंच नहीं पाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी हल्का काम कर दिया है पार्टियों का। नहीं सर, वो भी कर दिया और आजकल तो उसके भी ठेकेदार आ गए कि पर्ची भी हम बांट देंगे। तो कार्यकर्ताओं की वक्त तो सभी राजनीतिक दलों में धीरे धीरे घटती जा रही है जी। तो इसलिए इस बार का वोटर पूरा साइलेंट है और लग नहीं रहा था कि इतना वोटर निकलेगा, लेकिन वोटर बहुत अच्छी तरीके से निकला। वोटिंग भी बहुत अच्छे प्रतिशत से हुई। राजधानी भोपाल की हम बात करते हैं तो नए भोपाल क्षेत्र का अरेरा कॉलोनी क्षेत्र, जहाँ का वोटिंग परसेंटेज सबसे कम होता था, उसका भी ईवन क्षेत्र, तो वहाँ के 70% वोटिंग लगभग गई है। तो ये आप देखेंगे कि पढ़े लिखे लोग भी इस बार वोट डालने बाहर निकले हैं। तो मुझे ये लगता है कि इसका कहीं ना कहीं, और जो आपने कहा योजनाएं दे चुके, लेकिन जो योजनाएं दी गई हैं वो आखिरी में दी हैं। उस समय तक कांग्रेस की भी घोषणाएं आने लगी थी जी। तो लगभग कॉपी पेस्ट की स्थिति थी दोनों ही राजनीतिक दलों में। तो मुझे ये लगता है कि बहुत लाभ उन योजनाओं का, कुछ परसेंटेज जरूर लाभ हुआ है, ऐसा प्रतीत भी हो रहा है, दिख भी रहा है और कार्यकर्ता ऐसा समझ भी रहा है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये बहुत लाभान्वित नहीं कर पाएगी, क्योंकि नाराजगी ज़्यादा जल्दी हो जाती है। लाभ लेने वाले और जिनको लाभ नहीं मिलता वो ज़्यादा प्रचार कर लेते हैं और जो इनको लाभ मिलता है वो कम प्रचार करते हैं। बिल्कुल। तो अब देखते हैं कि क्या होगा। मत प्रतिशत तो और बढ़ने की उम्मीद है ही अभी फाइनल डाटा आने तक जी। तो मुझे ये लगता है कि एक बार पूरा मत प्रतिशत आ जाए, और शायद महिलाओं का प्रतिशत भी ज़्यादा हुआ है जितना अभी तक मुझे जानकारी मिल रही है, तो उसके बाद ही स्थितियाँ क्लियर हो पाएंगी। अभी तो जो हमारे सामने स्क्रीन पर आंकड़ा आ रहा है वो ये कि इस बार 76% से ऊपर मतदान जा सकता है, क्योंकि ये आंकड़ा रात तक या कल सुबह तक फाइनल शेप लेगा। लेकिन पिछली बार 2018 की बात करें तो 2018 में 75.49% का मतदान रहा था, यानी लगभग 75.5%। अगर इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी होता है तो हम फोकस इस बात पर करना चाह रहे हैं कि ये जो मतदान में प्रतिशत बढ़ा है वो महिलाओं का बढ़ा है। और महिला वोटर, हमने 2 दिन पहले की चर्चा में भी कहा था कि शक्ति, नारी शक्ति जिसके साथ जाएगी वो पार्टी सरकार बनाने के ज़्यादा निकट पहुंच जाएगी। उसमें आदिवासियों की बात भी की थी कि हर पार्टी को आदिवासियों से आस लगी हुई है, अन्नदाता से भी आस लगी हुई है, क्योंकि अन्नदाता के लिए भी हर पार्टी ने अपने वचन पत्र और घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में कुछ ना कुछ उनको लुभाने के लिए बात की थी। लेकिन चूंकि हम लोग शहरों में हैं और शहरों के मतदाता कुछ ज़्यादा चतुर होते हैं, समझदार होते हैं, मैं पूछूंगा, हम लोग गौरव जी की, आपकी और मेरी टिप्पणी थोड़ी सी डिफेंसिव है। रमेश सिंह जी हमारे यहाँ गांव देहात से आते हैं, ग्रामीण सरोकार से जुड़े हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि जो महिला वोटर इस बार सबसे ज़्यादा वोट करने निकली हैं और किसानों का वोट उनको किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। रमेश सिंह जी। राघवन जी, मैं एक बात कहूं
कि जो बढ़ा हुआ मतदान है ये इस बात का संकेत है कि प्रदेश में कोई अंडर करंट चल रही थी। अब अंडर करंट या तो सत्ता परिवर्तन की हो सकती है या फिर जो लाभार्थी है उनकी चेतना जागी हो, इसकी हो सकती है। अब आते हैं कि महिला और किसान की, तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जैसे अभी गौरव जी ने कहा था कि जिनको नहीं मिला वो नाराज है, जिनको, तो गौरव जी, जिन जो लाभार्थी है इन चीजों के, उनके सोचने समझने का जो दायरा होता कोई बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं होता। शिवराज जी ने कई 2-3 कैंप लगवा के और फॉर्म भरवाए थे और मैक्सिमम औरतों को ये पैसे मिल गए थे। और जो लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना रही है कि जिसमें जो निम्न वर्ग है उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था को बहुत सुधारा था। तो ये जो महिलाओं का जो जत्था वोट करने निकला है, निश्चित रूप से ये बीजेपी के पक्ष में गया है। जो नाराजगी थी, मैंने ये रिकॉर्ड देखा बीजेपी का कि शिवराज जी बहुत संवेदनशील किस्म के व्यक्ति है और उन महिलाओं को भी उम्मीद है कि भविष्य में हम किसी न किसी तरीके से जुड़वा लेंगे नाम। तो ये तो निश्चित है कि ये महिलाएं बीजेपी के पक्ष में गई है। किसानों का मामला जहां तक सवाल है, तो किसान बहुत परेशान किस्म का प्राणी रहा राघवेंद्र जी। और अगर एक अभी तक उनको एमएसपी 2000 रुपए मिलती थी धान में, तो धान 2000 रुपए में कोई बहुत ज्यादा बचत नहीं होती थी। सीधी 1000 की छलांग लगाई है और 1000 की छलांग का मतलब है कि अगर 100 क्विंटल धान किसी के 5 एकड़ में 1 लाख का सीधा सीधा फायदा हो रहा। किसान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो कांग्रेस का जो कर्ज माफी का जहां तक सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई बहुत ज्यादा सार्थक स्कीम नहीं रही। ग्राउंड पे हम रहते हैं, हमने देखा है कि 10,000 रुपए का किसी का कर्ज था और सरकार ने बड़ी चालाकी से उसे 1,10,000 का करके और वो उसको माफ कर दिया, यानी किसान का कर्ज माफी में 1 लाख का घाटा हो गया था। ये मैक्सिमम लोगों के साथ हुआ था। लेकिन अब जो एमएसपी बढ़ी है, ये किसान की कर्ज माफी से कहीं ज्यादा मायने रखती है किसान के लिए। तो किसान का इस मुद्दे पे आज मैं ये नहीं कह सकता कि रिजल्ट क्या होगा, किसान किधर जाएगा, लेकिन जो मेरी गांव में रहता हूं मैं, और गांव में जो लोगों की अंतर चेतना है किसानों की, तो किसान को अगर इतना बड़ा फायदा मिलता है, और शिवराज सिंह से ये पूरी उम्मीद है वो ईमानदारी से इससे पालन करेगा। आम आदमी की धारणा रहती है कि कांग्रेसियों पर जरा विश्वास कम रहता है, बीजेपी की छोड़ दे तो शिवराज जी पे विश्वास ज्यादा रहता है कि जो शिवराज भैया किसानों की समस्याओं से समझे है, संवेदनशीलता के साथ महसूस करे है, तो जो हमें पार पे डाल रहे हैं। जहां तक कमल लाठी जी ने कहा कि वोटिंग पर्ची से परसेंटेज बढ़ा है, तो मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वोटिंग पर्चियां पहले भी बढ़ती थी, अभी निर्वाचन आयोग ने 1 पर्ची दी है, पहले 2-2 पर्ची आती थी दोनों पार्टियों की। इसके बाद टेबल लेके बैठे रहते थे वहां मतदान के केंद्र के बाहर, और किसी भी मतदाता को वोटिंग पर्ची की समस्या नहीं आती थी, वो तो मिलनी थी। तो वोटिंग पर्ची की वजह से नहीं, ये तो एक अंडर करंट है। अब ये अंडर करंट कुछ भी हो सकती है, सत्ता परिवर्तन की भी हो सकती है। अच्छा, पिछले बार जो राघवेंद्र जी 75% मतदान हुआ था, 75% मतदान में मत ज्यादा बीजेपी को मिले थे, सीटें कांग्रेस को मिली थी। इसके पहले के जो चुनावों के जो मत परसेंट देखे अपन, तो वो भी कमोबेश 60 और 70 के बीच में रहे थे, और उसमें बीजेपी को बम्पर सीटें मिली। देखिए, अभी तो ये सब ईवीएम के गर्व में चला गया है। हम लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, ये अनुमान के घोड़े दौड़ा रहे हैं। किसके अनुमान कितना सटीक बैठता है, हम जरूर फिर 3 तारीख को इस पर बातचीत करेंगे कि गौरव जी की बात कितनी सही थी, राठौर जी की बात कितनी सही थी, रमेश जी आपकी बात कितनी सच्चाई के निकट थी और अनुमान कितना सटीक था। लेकिन गौरव जी, जो हमारे पास 1957 से लेकर अभी तक के मतदान के आंकड़े हैं, धीरे धीरे मतदान का प्रतिशत बढ़ता चला गया। अगर 57 की बात करें तो 57 में सिर्फ 37% मतदान हुआ था, और ये अगर हम 62 की बात करें 1962 की, तो ये बढ़कर 44% हुआ, 44.52। फिर 67 में 1967 में मतदान हुआ 53%, 53.5%, और एकदम से 72 में 1972 में 55.26%। फिर 5 साल बाद 77 में ये थोड़ा सा घटा, आपातकाल के बाद 52.73% मतदान हुआ। 1980 में ये और घटा, 49.3% पर ये मतदान पहुंच गया। लेकिन
अगर हम 85 की बात करें 1985 की, तब भी मतदान 50 के पार नहीं गया, 49.85% रहा। लेकिन 90 के बाद से फिर मतदान का प्रतिशत बढ़ना शुरू हुआ, 60% हुआ 93 में, और 98 में फिर 60% था। 2003 में ये 67 हुआ, 67.25%। 2008 में ये 69 यानी 2% बढ़ा। 2013 में ये 69 से बढ़कर 72.7% था, और 2018 में 3% की छलांग मारकर मतदान हो गया 75.49%। और इस बार भी आंकड़ा 76% के आसपास यानी 75 के पार जाएगा। लेकिन चर्चा में मैं बहुत बार बार दोहरा रहा हूं कि महिला का वोट बढ़ा है, और महिला का वोट जिसके पास जाएगा, आदिवासी का वोट जिसके पास जाएगा, सरकार वही पार्टी बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं। अब ये शिवराज सिंह की वजह से, मोदी की वजह से, कमलनाथ जी की वजह से, खड़गे जी की वजह से, जिस पार्टी को मिल जाए सरकार उसकी बनेगी। आपकी राय बहुत छोटी सी। राघवन जी, अगर हम देखें 90 के दशक तक, 90 के पहले की बात कर रहा हूँ जी, ध्रुवीकरण को लेकर के सिर्फ एक ही पार्टी सेंट्रल उसमें रहती थी, पूरे सेंटर में रहती थी, कांग्रेस जी, जो ध्रुवीकरण के नाम पर बाकी राजनीतिक दलों को पनपने नहीं देती थी। 84 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, और 90 के बाद जब वो राम मंदिर मुद्दे को लेकर के जो हिंदुत्ववादी छवि को उभारने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो जो वोटों का ध्रुवीकरण था अब दो पार्टियों के बीच में हो गया। और जिसके चलते जब वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, जो राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ, एक तो सबसे बड़ा कारण ये रहा कि वोटों के ध्रुवीकरण के दो एस्पेक्ट होने के बाद वो दोनों वोट परसेंट बढ़ गया। दूसरी चीज जो रही कि 90 के बाद के दौर में एक जो जागरूकता थी, और अब डे बाई डे जो जागरूकता मतदाताओं के बीच में आती जा रही, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन जागरूकता एक आती जा रही है। और वो जनकल्याणकारी जो योजनाएं चल रही है शासन की, उनके कारण भी एक वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का, क्योंकि जब थोड़ा सा नाराजगी भी रहती, खुशी भी रहती है, तो ऐसी परिस्थिति में जो जागरूकता बढ़ी, उस जागरूकता के कारण भी वोट परसेंट बढ़ा है। ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ ध्रुवीकरण के कारण, ध्रुवीकरण भी रहा उसमें एक कारण, और जागरूकता बढ़ने का भी एक कारण रहा, जिसके कारण ये वोट परसेंट बढ़ा, और अब डे बाई डे बढ़ रहा। तो सोशल मीडिया ने भी इसमें बड़ा काम किया है, चुनाव आयोग की कोशिशों ने भी बहुत काम किया कि मतदान फीसदी बढ़ जाए, मतदान प्रतिशत का बढ़ना। लेकिन हम इस पर करना चाह रहे हैं कि ये जो महिलाओं का वोट निकला है, खासतौर से पुरुष का भी मतदान प्रतिशत बढ़ना चाहिए था, बढ़ा होगा निश्चित रूप से, वो आंकड़े बताएंगे। लेकिन जो लंबी लंबी कतारें शहरों और गांव में महिलाओं की मिली है, वो बताती है कि निर्णायक इस बार महिलाएं होंगी। राघवन जी, स्वाभाविक बात है, जब आप पहले देखिए कि पहले लोग घरों से वोट डालने नहीं निकलते जी, आज लोग विदेशों से आ रहे हैं वोट डालने के लिए, भले वो सीमित मात्रा में आ रहे हैं, बिल्कुल दूसरे शहरों में जो नौकरी कर रहे हैं वो लोग वोट डालने आ रहे हैं। महिलाएं, क्योंकि अब सोशल मीडिया इतना ज्यादा फैल गया कि हर महिला के हाथ में मोबाइल, और वो मोबाइल पर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर योजनाओं को लेकर के, सामाजिक वातावरण को लेकर के, राजनीतिक वातावरण को लेकर के जो बढ़ती है, उसके कारण भी उसकी एक जागरूकता बढ़ी, और योजनाएं तो स्वाभाविक तौर पर काम करती, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो वोट परसेंट बढ़ने का एक कारण ये। बिल्कुल, राठी जी आपकी राय इसमें? नहीं, बिल्कुल, इस बार धार्मिक ध्रुवीकरण वाला का विषय मुझे लगता है कि कम चला है, और योजनाओं का और आगे जो लाभार्थी को लाभ मिलना है इसको लेके ज़्यादा चर्चा रही। कम से कम विषय तो बदला, और अब भविष्य में और अच्छे विषयों पे शायद बातचीत होगी। और ये जो लाडली बहन स्कीम जो चली है, इससे कहीं ना कहीं परिवार लाभान्वित तो हुए हैं। ठीक, रमेश जी आपकी राय इस पर? राघवन जी, मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया का प्रचलन गांवों में इतना बढ़ा है कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो सोशल मीडिया पे वीडियो देखते, व्हाट्सएप पे वीडियो देखते हैं। और मैं आपको बताऊं, गली चौराहों पे ऐसे हर विषय का, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, हम आज तक पे ऐसे जटिल मुद्दों पे विचार मंथन करते हैं गली चौराहों पे लोग। आप कहीं भी चले जाइए, किसी न किसी मुद्दे पे आपको बहस करते हुए मिल जाएंगे। तो उनमें इसकी वजह से एक मतलब हर मुद्दे पे मंथन करता है, हर मुद्दे पे वो अपनी राय बनाता है। ऐसा नहीं है कि राय नहीं बनाता, राय बनाता है। और इस वजह से उसमें एक राजनीतिक चेतना आई है, वो मतलब राजनीतिक भागीदारी में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहता है। तो कुल मिला के ये है
कि आम आदमी जागरूक हुआ है, राजनीतिक दलों की घोषणाओं को, उनकी स्कीमों को, उनके पैंतरों को समझना चाहता है, समझता है, विश्लेषण करता है, उस पर अपनी राय बनाता है और उस पर अपना मतदान करता है, फिर वो अपना फैसला करता है। लेकिन ये बता दें कि ये जो सारा मामला है, हम जो बातचीत कर रहे थे पिछले 3 दिनों से, आदिवासी, नारी शक्ति और किसान, ये निर्णायक है, डिसाइडिंग फैक्टर है। हम कह सकते हैं कि ये 2-3 चीजें हैं, लाडली बहना और किसानों का मुद्दा गेम चेंजिंग साबित होगा और इस बार के चुनाव नतीजे हमारे अनुमान से अधिक चौंकाने वाले और धमाकेदार हो सकते हैं। हो सकता है कि कई बड़े बड़े दिग्गज हमको हारते हुए दिखे और जो पार्टी उम्मीद लगा रही है सरकार में बनाने की, चाहे वो बीजेपी या कांग्रेस, वो हो सकता है कि सत्ता से छिटक जाए। और ये भी हो सकता है कि अभी जो कहा जा रहा है कि बीजेपी सत्ता से बहुत दूर है, हो सकता है कि वो सत्ता के निकट ना जाए बल्कि बहुमत से काफ़ी आगे भी जा सकती है, जिसका आंकड़ा 130 का भी हो सकता है, 125 विधायकों का भी हो सकता है और ये आंकड़ा कांग्रेस का भी हो सकता है। लेकिन अभी जो महिलाओं का बढ़ता हुआ वोट है, किसानों का वोट है, वो एक तरह से लगता है कि बीजेपी को थोड़ी सी एज दे रहा है, थोड़ा सा बढ़त दे रहा है, क्योंकि भाजपा उन बहनों को लाभ दे रही है, खासतौर से लाडली बहना के रूप में। तो बहुत सारी बातें हम 3 दिसंबर को भी करेंगे जब मतदान होगा और उस दिन तमाम इन साथियों को जोड़ेंगे जो आज इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और हम कहेंगे कि आखिर किसका अनुमान कितना सटीक था। गौरव जी, आपका बहुत साधुवाद, आपने चर्चा में चले। रमेश जी, आपका बहुत धन्यवाद और राठी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बंद रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।